मतलब था कि उस बिल्डिंग ने ना तो किसी सर्वाइवर को अट्रैक्ट किया था और ना ही वहां ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने वाली कोई चीज थी। दूसरा, मैंने ज़ॉम्बी चूहों को पहली बार नहीं देखा था, बस पिछली बार मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था। अब अगर मैं सोचूं तो ज़ॉम्बी चूहों की स्पीड और कूदने की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस बॉडी की मूवमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। तीसरा, मच्छर एकदम नॉर्मली उड़ रहे थे। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस का कीड़े मकोड़ों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन खून पीने वाले मच्छर यकीनन उस वायरस को फैला सकते हैं। चौथा, हमारे कोल्ड स्टोरेज में कीड़ों से बचने का जो भी इंतजाम था वो ना के बराबर था, इसलिए मच्छरों और कीड़ों से बचने का एक सॉलिड प्लान बनाना बहुत जरूरी हो गया था। मैंने अपना फोन उठाया और अपने कॉलेज सीनियर को कॉल किया ताकि मैं उससे किसी बिल्डिंग को चूहों और कीड़े मकोड़ों से बचाने के डिजाइन के बारे में पूछ सकूं। सीनियर ने मुझे सीधा एक लोकेशन भेज दी और मुझे अपनी फैक्ट्री विजिट करने के लिए बुलाया। मैंने टाइम कैलकुलेट किया, वहां जाने का टाइम था और वो जगह ज्यादा दूर भी नहीं थी। प्रैक्टिकल तौर पर सब कुछ देखना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं अपनी वाइफ को लेने इन लॉज के घर गया ताकि हम साथ जा सके। जब हम फैक्ट्री पहुंचे तो गाड़ी में हम 3 लोग थे। मेरी साली भी जबरदस्ती हमारे साथ चिपक कर आ गई थी। मेरे सीनियर की ये फैक्ट्री एक चॉकलेट फैक्ट्री थी जहां प्योर चॉकलेट बनती थी। ककाओ बीन्स को फर्मेंट करने से लेकर रोस्ट करने, पीसने, मिक्सिंग करने और पैकिंग तक का सारा काम यहीं होता था। सीनियर ने हमें पूरी फैक्ट्री बड़े आराम से घुमाई। हालांकि वो बहुत कंफ्यूज थे कि मैं उनकी फैक्ट्री के एंटी रैट, एंटी मस्किटो और इंसेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूं। फिर भी उन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स दी कि कैसे इंपॉर्टेंट जगहों पर बैरियर्स लगाए जाते हैं, कैसे मल्टीपल लाइट ट्रैप्स काम करते हैं, एक्टिव और पैसिव इंसेक्ट किलर्स कैसे लगाते हैं और केमिकल आइसोलेशन जोन्स कैसे बनाए जाते हैं। मैंने वहां 2 घंटे बिताए और ढेर सारी फोटोज खींची। मैंने सीनियर से अपने कोल्ड स्टोरेज जैसे स्पेस के लिए एक रफ डिजाइन भी बनवा लिया और उनसे सप्लायर्स की डिटेल्स भी ले ली। वापसी में सीनियर ने हमें 2 बड़े बॉक्सेस भरकर चॉकलेट्स भी गिफ्ट की। चॉकलेट फैक्ट्री से वापस आते वक्त मेरी वाइफ ने सीनियर की दी हुई सप्लायर्स की लिस्ट से एक एक करके सबको कॉल किया और सारे इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए। रैट ब्लॉकर्स, इंसेक्ट नेट्स और केमिकल ट्रफ्स जैसी चीजें हमें खुद ही बनानी पड़ेंगी। हमने रास्ते में 4S स्टोर जाकर अपनी टैंक गाड़ी की फुल सर्विसिंग कराई, खासकर बैटरी और मोटर की। अच्छे से चेकअप कराने के बाद मैं गाड़ी को अपने एक दोस्त की शॉप पर ले गया। मैंने गाड़ी में ऑफ रोड बुलेट प्रूफ टायर्स लगवाए, पूरे शीशों पर डार्क प्राइवेसी फिल्म लगवाई और पूरी गाड़ी पर मैट ब्लैक कार रैप भी चढ़वा दिया। ये सब खत्म करते करते दोपहर हो गई। हम तीनों ने मिलकर खूब सारा जापानीज फूड खाया। आखिरकार फ्यूचर में फ्रेश सी फूड खाने का मौका कहाँ मिलने वाला था। कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने एक पार्टनर को कॉल किया और पहियों वाले 2 बड़े स्टेनलेस स्टील केजेस का ऑर्डर दिया। मैंने उन्हें BYD टैंक और डेंजा D9 के साइज के हिसाब से बनाने को कहा। ये केजेस गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और गाड़ी की बॉडी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे। इन केजेस का डिजाइन टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स के आर्मर जैसा होगा। इन्हें 5.5 बाय 5 सेंटीमीटर और 3 mm थिक स्टेनलेस स्टील एंगल आयरन्स को वेल्ड करके बनाया जाएगा। जब ये केजेस आ जाएंगे तो हम इन पर स्टेनलेस स्टील की शीट्स लगाकर उन्हें ब्लाइंड्स की तरह डिजाइन कर देंगे और आखिर में हम इन केजेस को गाड़ी के मेन फ्रेम और रूफ रैक के साथ वेल्ड कर देंगे। चूंकि केजेस के अपने खुद के पहिए होंगे, इसलिए गाड़ी पर लिमिट से ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे गाड़ी की रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इसका डिफेंस कई गुना बढ़ जाएगा और इससे वो फेक जिप्सम गॉल तोड़ना या ज़ॉम्बीज के झुंड को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज पहुंचकर हमने चॉकलेट्स और एंटी इंसेक्ट स्लैश रैट का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के साथ मिलकर डिस्कस किया कि सीढ़ियों को उड़ाने के बाद उस रास्ते को कैसे ब्लॉक करना है। मैंने कहा, माना कि सीढ़ियां नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई चीज छलांग लगाकर अंदर आ गई तो? हम दोनों ने थोड़ा सोचा और तय किया कि सीढ़ियां उड़ाने के बाद हम फोकलिफ्ट की मदद से एक हैवी सीमेंट बोर्ड रखकर उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अगर टाइम मिला तो हम उस बोर्ड और दीवारों के बीच सीमेंट भरकर उसे एक सॉलिड दीवार बना देंगे। दोपहर में मैं डेंजा D9 को भी 4S स्टोर ले गया और उसकी सर्विसिंग, टायर चेंज और रैपिंग करा दी। वापसी में मैं कुछ एक्स्ट्रा डार्क फिल्म्स भी ले आया। चूंकि लॉ के हिसाब से गाड़ी के फ्रंट ग्लास और फ्रंट विंडोज पर डार्क फिल्म लगाना इलीगल है, इसलिए मैंने वो फिल्म्स अपनी वाइफ और साली को पकड़ा दी कि जैसे तैसे खुद ही लगा लें। रात का हमारा मेन काम दोनों तरफ की सीढ़ियों में होल्स ड्रिल करना था और मैं अकेले 5th फ्लोर पर बैठकर सीढ़ियों को उड़ाने के लिए एक्सप्लोजिव्स तैयार कर रहा था। सुबह तक मैंने बहुत ध्यान से सारा एक्सप्लोजिव पैक कर दिया था। अब बस डेटोनेटर सेट करना बाकी था और मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने कंगड़ाई ली और एलिवेटर के अंदर गया। मैंने देखा कि डैड ने एलिवेटर पैनल पहले ही चेंज कर दिया था। अब बिना पासवर्ड के कोई भी 4th फ्लोर पर नहीं जा सकता था। दोपहर में फैक्ट्री से कॉल आया कि मेरे स्टील केजेस तैयार हो गए हैं। मैंने जल्दी से सुबह का खरीदा हुआ सामान कोल्ड स्टोरेज पहुंचाया और ट्रक लेकर अपने केजेस लेने चला गया। फैक्ट्री में रेजर वायर्स, आयरन मेशेस और थिक स्टील पाइप्स भी रखे थे, तो मैंने वो भी ले लिए। इसके बाद मैं हार्डवेयर मार्केट गया और 5000 एक्सप्लोजिव नेल्स खरीद लिए। ये नॉर्मली सीलिंग्स लगाने के काम आते हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। खैर, मैं वापस कोल्ड स्टोरेज आ गया। डैड और बाकी सब भी लौट आए थे। उन्होंने मेन तौर पर गद्दे, तौलिए, टॉयलेट पेपर,
सैनिटरी पैड्स, साबुन, शैम्पू और रोजमर्रा की चीजें खरीदी थीं। पूरी गाड़ी सामान से ठसाठस भरी हुई थी। दोनों बहनों ने सारा सामान अलग अलग कैटेगरी में बांटकर स्टोर करना शुरू कर दिया। मैं और डैड वेल्डिंग मशीन्स लेकर केजेस पर स्टील प्लेट्स लगाने में जुट गए। रात के 9 बजे तक केजेस लगभग तैयार हो गए थे। केजेस के बाहर 5-5 सेंटीमीटर के गैप पर स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप्स लगाई गई थी। इससे गाड़ी फुल्ली प्रोटेक्टेड थी और अंदर से बाहर देखना भी आसान था। केजेस के बेस पर शॉक एब्जॉर्बिंग 12 हैवी ड्यूटी व्हील्स लगे थे जो गाड़ी को स्मूथ चलाने में मदद करेंगे और केज का वजन भी सहेंगे। अपने पर्सनल शौक के लिए मैंने दोनों केजेस पर मैट ब्लैक पेंट कर दिया। 27 को हम इन्हें गाड़ी के साथ जोड़ देंगे। काम खत्म करके हम सब खाना खाने इन लॉज के घर चले गए। मेरी साली ने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई और बोली, जीजा जी, हमारे पास अभी भी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स कम है और उन्हें स्टोर करने का हमारा तरीका भी गलत है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, जब दीदी मुझे लेने आई थी तो हमने सिर्फ नॉर्मल दवाइयां खरीदी थी, लेकिन एंटीबायोटिक्स, स्टमक मेडिसिन, बीटाडीन, मेडिकल डिसइंफेक्टेंट्स, सेलाइन वाटर, बैंडेजेस, मेडिकल टेप, कॉटन, ईयरबड्स और वुंड ड्रेसिंग्स अभी भी बहुत कम है। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। उसकी लिस्ट में 2 रेफ्रिजरेटर्स, एक प्रेशर कुकर और एक डिस्टिल्ड वाटर मशीन भी लिखी थी। मैंने पूछा, प्रेशर कुकर स्टेरिलाइजेशन और डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए है, ये मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 2 रेफ्रिजरेटर्स की क्या जरूरत है? वो बोली, हम एक फ्रीजर लाए हैं, लेकिन अलग अलग दवाइयों को स्टोर करने का टेम्परेचर अलग अलग होता है। रोज रोज फ्रिज खोलने से जो टेम्परेचर बदलता है उससे भी दवाइयां खराब हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास 2 रेफ्रिजरेटर्स होना जरूरी है। उसने बड़ी शांति से समझाया और हमें कुछ बहुत जरूरी वैक्सीन्स और इंजेक्शंस भी स्टोर करने होंगे, जैसे जानवरों के लिए रेबीज वैक्सीन, टेटनस के इंजेक्शंस वगैरह। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम एक बड़ा 80 लीटर का चेस्ट फ्रीजर ले लेते हैं। अपराइट रेफ्रिजरेटर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में 2 हैं, हम उनमें से एक ले चलेंगे। 10 केजी स्टेराइल कॉटन, 1 केजी स्टेराइल बैंडेजेस, 20 डिस्पोजेबल गैस मास्क, इन्हें हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। फैन और फिल्टर वाले एक्टिव रेस्पिरेटर्स के 12 सेट्स, इन्हें हम गाड़ी में रखेंगे। और 4 ऑल सीजन हैजमैट सूट्स, 5 केजी प्योर पेनिसिलिन पाउडर का एक डब्बा, विटामिन ए से लेकर ई तक के 1 केजी के पैक्स। और मुझे आज पता चला कि 1 केजी विटामिन सी सिर्फ $40 में मिल जाता है। सुबह हो गई। आज 27 जून है। 6 दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद हमारी सारी प्रेपरेशंस लगभग पूरी हो चुकी थी। पिछले 5 दिनों में हमने ऐसे ऐसे मुश्किल काम किए थे जो आमतौर पर इम्पॉसिबल लगते थे और हमने सक्सेसफुली अपना शेल्टर खड़ा कर लिया था। यहां मैं सब कुछ शॉर्ट में बताता हूं। मैंने अपने प्लान को 4 हिस्सों में बांटा है: कपड़े, खाना, घर और ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। हमने अपने सारे कपड़े शेल्टर में पहुंचा दिए हैं और हर इंसान के लिए पूरे 1 साल के नए अंडरवेयर्स का स्टॉक भी रख लिया है। फ्यूचर के खतरनाक मौसम को झेलने के लिए हमने एक्सट्रीम सर्दी वाले कपड़े रखे हैं। सर्दी और गर्मी दोनों के लिए हाई क्वालिटी हैजमैट सूट्स का इंतजाम किया है। मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए लाइट प्रोटेक्टिव सूट्स भी रखे हैं। यहां तक कि हमने कुत्ते और बिल्ली के रेनकोट्स को काटकर उनके प्रोटेक्टिव सूट्स बना दिए हैं। दूसरी चीज है खाना। हमने सिर्फ 78 क्यूबिक मीटर्स का फ्रोजन फूड ही नहीं रखा, जिसमें रेडी टू ईट मील्स और कटा हुआ बीफ, मटन, पोर्क और मछली शामिल है, बल्कि 110 क्यूबिक मीटर्स का ड्राई राशन भी रखा है। इसमें 50 बोरी चावल, 30 बोरी अलग अलग अनाज, 15 बोरी आटा, 10 डब्बे सोयाबीन ऑयल, 50 किलो बटर, ढेर सारे मसाले और हर तरह के नूडल्स शामिल हैं। हमने 150 स्क्वायर मीटर्स का हाइड्रोपोनिक गार्डन भी बनाया है और साथ में मुर्गियों का एक पूरा डिब्बा भी रखा है। बेशक हमने पेट्स के लिए भी ढेर सारा खाना और 1500 पाउंड्स डिग्रेडेबल कैट लिटर स्टोर किया है। अब घर की बात करने से पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हमने BYD टैंग और डेंजा D9 को पूरी तरह से आर्मर्ड व्हीकल्स में बदल दिया है और इस मॉडिफिकेशन का एक और फायदा हुआ, गाड़ी की बॉडी और केज के बीच हमें काफी एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। हम उस स्पेस में 120 लीटर्स एक्स्ट्रा पेट्रोल आराम से छुपा सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ ने सीमलेस पाइप्स और 1-वे वाल्व्स लगाकर पेट्रोल टैंक्स को एक्स्ट्रा कैन से जोड़ दिया है। अब हमें पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे दोनों गाड़ियों की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। कल से अगर किसी वजह से हमारा शेल्टर अनसेफ हो गया तो ये गाड़ियां हमारे भागने का इकलौता जरिया होंगी। ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे का बैकअप हैं, इसलिए हमने इनमें भी सप्लाईज भर के रखी हैं। हर गाड़ी में 6 हैजमैट सूट्स और रेस्पिरेटर्स, एक 60 लीटर यूवी स्टेरिलाइजेशन वाटर टैंक, 2 फर्स्ट एड किट्स, 3 ब्लैंकेट्स, सबके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े और 60 लोगों के हिसाब से इमरजेंसी राशन रखा हुआ है। गाड़ी की छत पर लगे केज में भी इतना ही राशन रखा है। वहां 120 लीटर्स पेट्रोल और शवल्स जैसे जरूरी टूल्स भी रखे हैं। दोनों गाड़ियां ग्राउंड फ्लोर पर मेन गेट की तरफ मुंह करके पार्क की गई हैं और उन्हें स्टील फ्रेम और जिप्सम बोर्ड की फेक दीवार के पीछे छुपाया गया है। और आखिर में बात करते हैं हमारे घर की, जिस पर हमने अपनी सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी लगाई है। कोल्ड स्टोरेज का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अभी भी कचरे और कंस्ट्रक्शन साइट जैसा दिखता है, लेकिन हमने वहां से सारे खतरनाक मेटल टूल्स हटा दिए हैं जो फ्यूचर में हमारे खिलाफ यूज हो सकते हैं। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को 4th फ्लोर सिर्फ एक खंडहर लगेगा जहां कुछ
नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक आने वाले पानी और बिजली के सारे पाइप शाफ्ट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हमने उन्हें भरने के लिए स्पेशल एक्सपैंडिंग फोम का इस्तेमाल किया है। वो फोम सूखकर स्पंज जैसा बन जाएगा, जो न सिर्फ रास्ते को ब्लॉक करेगा बल्कि आवाज और वाइब्रेशंस को भी सोख लेगा। थर्ड और फिफ्थ फ्लोर को एकदम खाली छोड़ दिया गया है। अगर कोई इंट्रूडर बिल्डिंग में आ भी गया तो उसे लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं है। एलिवेटर के सिस्टम से फोर्थ फ्लोर का नामो निशान मिटा दिया गया है। सीढ़ियों को उड़ा देने के बाद फोर्थ फ्लोर पूरी दुनिया से एकदम कट जाएगा। फोर्थ फ्लोर के कोल्ड स्टोरेज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। लिविंग एरिया को थिक साउंड प्रूफ दीवारों से पैक किया गया है। अगर अंदर 90 डेसिबल्स का शोर भी हो तो बाहर एक आवाज नहीं जाएगी। लेकिन इस बात पर हमारे बीच एक बहस छिड़ गई। अगर साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है तो क्या हमें लिविंग एरिया में शांति से रहने की जरूरत है? काफी डिस्कशन के बाद हम सब ने फैसला किया कि हम आवाज कम ही रखेंगे ताकि कोई रिस्क ना हो। लिविंग एरिया के बाहर स्टोरेज एरिया है। 40 पैलेट्स ने पूरे एरिया को एक चेस बोर्ड जैसा बना दिया है। हमने रेस्टोरेंट स्टाइल कोडिंग सिस्टम का यूज किया है, जिससे किसी भी सामान को ढूंढना बहुत फास्ट और इजी हो गया है। वेस्ट मैनेजमेंट एरिया फोर्थ फ्लोर के एक कोने में है, जिसमें टॉयलेट और वेस्ट प्रोसेसिंग शामिल हैं। प्रोसेसिंग एरिया गंदे पानी और सूखे कचरे दोनों को हैंडल करता है। हमने वेस्ट को क्रश करके ईंटें बनाने के लिए एक खास साउंड प्रूफ कमरा बनाया है। ये ईंटें उस गार्बेज रूम में स्टोर की जाएंगी जहां हाई यूवी लाइट्स और ओजोन गैस हर वक्त रहेगी। और आखिर में है हमारा फार्मिंग एरिया, जहां हाइड्रोपोनिक बॉक्सेस और मुर्गियों के केजेस रखे हैं। फ्यूचर में फ्रेश सब्जियों और मीट का यही हमारा इकलौता सोर्स होगा। अप्लायंसेस की बात करें तो प्लान किए गए रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, टीवी, राइस कुकर, स्टीम ओवन, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, हीटर, वाटर प्यूरिफायर, केटल और एयर फ्रायर के अलावा हमने एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर भी रख लिया है। बेशक हमारे घर के 2 छोटे ड्रोन्स और वो बड़ा एग्रीकल्चर ड्रोन भी हमारे साथ हैं। बिल्डिंग के ओरिजिनल पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं और एलिवेटर की ओरिजिनल पावर सप्लाई को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर की बड़ी वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन के मेन पार्ट्स जैसे सर्किट बोर्ड, वाटर पंप, टैंक और वाल्व्स हमने निकाल लिए हैं। हमने ऐसा सीन क्रिएट किया है जैसे चोर आकर ये सब चुरा ले गए हों। यहाँ तक कि वायर्स को भी काटकर खींच लिया है। लेकिन ओनर ने जो चोरी छुपे अंडरग्राउंड बोरवेल खोदा था उसे हमने बहुत अच्छे से छुपा दिया है। और बिल्डिंग के शीशों पर जो पावर जनरेटिंग पैनल्स लगे थे वो अब हमारे कंट्रोल में है। इसलिए बिल्डिंग के अंदर बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कल की तैयारियों के बारे में बार बार सोच रहा था। चाहे मैंने कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग की हो, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने एक गहरी सांस ली, उठा और बचे हुए आखिरी काम निपटाने लगा। अब हमें सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का सामना करना था। सुबह 6 बजे उठकर मैंने घर के सारे अप्लायंसेस की पावर बंद कर दी। 7 बजे हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। मैंने कल ही अपनी मॉम को बता दिया था कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था और मेरे फादर इन लॉ उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर सबसे पहले शेल्टर ले गए। सुबह 9 बजे पैकर्स एंड मूवर्स आ गए और घर के अप्लायंसेस और मेरी मॉम का पैक किया हुआ सामान नीचे ले जाने लगे। मैंने कल ही ट्रक को घर के एकदम पास खड़ा कर दिया था। वर्कर्स को बस सामान ट्रक में रखना था और पैलेट्स पर अच्छे से बांधना था। 10:42 AM पर लोडिंग का काम पूरा हो गया। मैंने घर का दरवाजा लॉक किया, वर्कर्स को पेमेंट की और वो चले गए। 11:48 AM पर मैं जानबूझकर ट्रक को हाईवे के रास्ते पूरे शहर का चक्कर लगवाकर कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में ले आया। मेरी मेमोरी के हिसाब से ही मेन गेट का सिक्योरिटी गार्ड सिटी की तरफ भाग चुका था। पता नहीं मेरी मेमोरी की तरह वो वापस ज़ॉम्बी बनकर आएगा या नहीं। 12:20 AM पर फोकलिफ्ट की मदद से हमने सारा सामान तेजी से ट्रक से उतार लिया। मैं भागकर ऊपर अपनी मॉम के पास गया। मैं उन्हें लेकर ट्रक को 12 किलोमीटर दूर वाले वेयरहाउस में छोड़ने गया। रास्ते में मैंने कहा, मॉम वो बोली, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तू चाहे तो अब दूसरों को वार्निंग दे सकती है, बस यहाँ से देना। अगर तूने शेल्टर से मैसेज भेजा तो हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। मैंने हाथ हिलाकर फादर इन लॉ को गाड़ी लेकर आने का इशारा किया। वार्निंग देने के बाद हम तुरंत वहां से निकलेंगे। अब हमारे पास बाहर निकलने के लिए बस यही एक गाड़ी बची थी। आधे घंटे तक कॉल्स करने के बाद मेरी मॉम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। हम पूरी स्पीड में वापस शेल्टर की तरफ भागे, क्योंकि 5 मिनट्स पहले ही डॉइन पर ज़ॉम्बीज के इंसानों को काटने के वीडियोस वायरल होने लगे थे। हमें जल्दी से वापस पहुंचकर अपना शेल्टर सील करना था। 12 किलोमीटर्स का रास्ता हमने 10 मिनट से भी कम में कवर कर लिया। मेरी वाइफ और मदर इन लॉ ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर के पास बेचैनी से खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हमने जल्दी से गाड़ी को उसके सीक्रेट पार्किंग स्पॉट में डाल दिया। गाड़ी का स्टील केज अभी हवा में लटका हुआ था। फेक वॉल खड़ी करने के बाद हम फोकलिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर के एलिवेटर के पास खड़ा कर देंगे। हम उसकी बैटरी और सर्किट बोर्ड निकाल लेंगे और एलिवेटर को टॉप फ्लोर पर रोक देंगे। मैं उस एस्केप पोल से खिसक कर गाड़ी के पास आऊंगा और केज को गाड़ी के साथ पूरी तरह लॉक कर दूंगा। जब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे रस्सी से खींचकर वापस 4th फ्लोर पर लिया तो दोपहर के 3 बज चुके थे।
पूरा शहर एक जीते जागते नरक में बदल चुका था। सड़कों पर अब एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। अब आराम करने का कोई मौका नहीं था। मैंने 5th फ्लोर से अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स निकाले और बहुत ध्यान से उन्हें सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पे बनाए गए छेदों में एक एक करके डाल दिया। मैंने टोटल 220 एक्सप्लोसिव सेट कर दिए थे। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। मैंने मॉनिटर के पास बैठी अपनी वाइफ से कंफर्म किया कि आसपास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। मैंने डेटोनेट बटन दबा दिया। इतनी मोटी साउंड प्रूफ लेयर्स की वजह से धमाके की आवाज बहुत ज्यादा नहीं आई, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। लेकिन उसके बाद सीढ़ियों के गिरने की आवाज बहुत जोरदार थी। धड़ाम से सब नीचे गिरा। टॉप फ्लोर के मॉनिटर से देखने पर लग रहा था कि हमारा काम हो गया है, बस धूल बहुत ज्यादा उड़ रही थी। आधे घंटे बाद मैंने एक राउंड लगाकर सब चेक किया। डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और पानी बिजली भी एकदम नॉर्मल थे। अब हम ऑफिशियली अपने शेल्टर में रहने के लिए तैयार थे। काम खत्म करते करते डिनर का टाइम हो गया था। पूरी फैमिली की सक्सेसफुल शिफ्टिंग को सेलिब्रेट करने के लिए और चूंकि फ्रेश सब्जियां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थीं, हमने एक शानदार दावत की। यहां तक कि हमने अपना कीमती कोक भी निकाल लिया। टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर घबराहट छुपाते हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट पढ़ रहा था। उसने कहा कि अभी तक इस बीमारी का कारण पता नहीं चला है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में रहें और रेस्क्यू का इंतजार करें। सरकार किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। उसी वक्त फोन पर लोकल कमेटी का मैसेज आया जो हर घर के लोगों की गिनती कर रहे थे। हमने चुप रहना ही सही समझा। आखिरकार हम किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं थे और ना ही हमें सप्लाईज की जरूरत थी। अगर बाद में इवैक्यूएशन की कोई न्यूज आई तो रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम होगा। खाना खाने के बाद मेरी मॉम और फादर इन लॉ दिन भर की थकान से चूर होकर सोने चले गए। मेरी और फादर इन लॉ की थोड़ी बहस हुई कि पहरा कौन देगा, लेकिन आखिर में तय हुआ कि पहली रात मैं ही जागूंगा। आज सुबह ही फादर इन लॉ ने गार्ड रूम के कैमरास का कनेक्शन काटकर उन्हें सीधा हमारे लिविंग एरिया से जोड़ दिया था। जो जगह पहले टॉयलेट के लिए प्लान की गई थी उसे अब हमने कंट्रोल रूम बना दिया था। फैक्ट्री के अंदर बाहर के सारे कैमरास और हमारे शेल्टर के सारे कैमरास अब यहीं कनेक्टेड थे। 8 स्क्रीन्स को मिलाकर एक छोटी सी वीडियो वॉल बन गई थी। हालांकि आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि सड़क एकदम सुनसान है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ऑन हो गई थी। सड़क पर ना कोई इंसान था और ना ही कोई गाड़ी। और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये जगह इंडस्ट्रियल एरिया के एकदम किनारे पर थी और इसके पीछे सिर्फ खेत थे। इस साल गर्मी ज्यादा थी, इसलिए गेहूं की फसल बहुत पहले ही कट चुकी थी। यहाँ से सबसे नजदीक रेजिडेंशियल सोसाइटी 3 किलोमीटर दूर थी, जो हाल ही में किसानों के लिए बनी थी। कुछ दिन पहले मैं वहां से गुजरा था तो सुना था कि 38 जून को उसका इनॉग्रेशन है, इसलिए वहां अभी कोई रहता भी नहीं था। और ये जगह ना मेन रोड पर थी, ना हाईवे के पास और ना ही किसी जिले के करीब। यहाँ नॉर्मली भी लोग कम ही आते थे और अब तो बिल्कुल नहीं। मैं कैमरास देखते हुए